नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने चैनल ज्ञानशाला पर। तो आज की इस क्लास में हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यह 10 क्वेश्चंस जो है हमने तीन मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक से लिए हैं। पहला टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड, स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। एंड थर्ड वन इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं for your board classes also and for competitive exams also। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 27.2 ग्राम कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया जाता है कि हमारे पास एक कंपाउंड है और उसका आपको मास गिवन है और उस मास को यूज करके आपको उसी कंपाउंड के एक एलिमेंट का मास निकालना है, ठीक है। तो ऐसे में सबसे पहले हमें उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम सल्फेट? देखिए, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। अब इसके बाद हमें ये देखना होता है कि इस कंपाउंड का मोलर मास क्या है, यानी कि 1 मोल का जो मास इसका होता है। सो वी विल राइट मोलर मास ऑफ CaSO4। तो हम मोलर मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें नहीं पता है तो हम एलिमेंट्स के मास को ऐड करते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 प्लस सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, बट देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो इस तरह से अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 136 ग्राम पर मोल। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम पूरे कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम उसमें जिस एलिमेंट का मास हमें पूछा है उसका मोलर मास देखते हैं। तो सल्फर का मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ सल्फर। तो किसी भी एलिमेंट का जो मोलर मास होता है वो उसी का एटॉमिक मास ग्राम में होता है। अगर किसी एलिमेंट के मोलर मास की हम बात कर रहे हैं तो मोलर मास इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। तो हम लिख देंगे 32 ग्राम पर मोल। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। अब फाइनल स्टेप में हम सिंपली यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। यूनिटरी मेथड में हम क्या लिखते हैं? 136 ग्राम of CaSO4 contain 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तो ये आप देख ही सकते हैं कि हमारे CaSO4 के एक मॉलिक्यूल में जो सल्फर है उसका भी एक एटम है, ठीक है। तो अगर हम CaSO4 का मोलर मास लेते हैं तो उसमें सल्फर का जो मास प्रेजेंट होगा वो उसके मोलर मास के इक्वल ही होगा। तो इसको यूज करके हम कह सकते हैं कि अगर 136 ग्राम CaSO4 में 32 ग्राम सल्फर है तो 27.2 ग्राम, क्योंकि हमें ये मास गिवन है जिसमें हमें सल्फर का मास निकालना है। तो 27.2 ग्राम ऑफ CaSO4 विल कंटेन, अब इसको हमें x कंसिडर कर लेना है, x ग्राम सल्फर। तो अब हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? x, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज दिख रही है। एक ये वैल्यू दिख रही है, दूसरे ये वैल्यू दिख रही है पहले सेंटेंस में, और उसी तरह से 2 पैरामीटर्स दिख रहे हैं सेकंड सेंटेंस में। एक है 27.2 और दूसरा है x जो हमें निकालना है। तो आपको क्या करना है, इन चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 136 से और 27.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, ठीक है। तो जब भी हम यूनिटरी मेथड से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो तरीका होता है कि x मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है? 136 और बीच में रख देना है इक्वल टू
27.2 मल्टीप्लाई बाय 32। तो ये एक इक्वेशन बन जाता है जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x विल बी इक्वल टू 27.2 मल्टीप्लाई बाय 32 एंड डिवाइडेड बाय 136। तो जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 27.2 को 272 लिखें इंटू 32, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लिखा है, और डिवाइडेड बाय 136। तो ये सिंपली 1 और 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे सामने आंसर है 2 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 64 इंटू 10⁻⁻1, विच विल कम आउट टू बी 0.64 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत जरूरी होती है। 27.2 ग्राम CaSO4 contain 0.64 ग्राम सल्फर। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 40.687% कार्बन, 5.085% हाइड्रोजन एंड 54.228% ऑक्सीजन। यानी कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बोला जा रहा है, और उसमें तीन एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों का आपको मास परसेंट गिवन है। आगे, इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 108 ग्राम पर ग्राम, यानी कि इसका पूरे कंपाउंड का मोलर मास भी आपको गिवन है। तो अब इन सारी चीजों को यूज करके आपको उसका एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। तो देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनके एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, उसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, तो ये तो सब जानते ही हैं कि इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो देखिए, इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के लिए हम ग्लूकोज ले लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि अगर हम ग्लूकोज कंपाउंड की बात करें, तो उसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होंगे, तो हम लिख देंगे C6। 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो हम लिखेंगे H12, और 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं, हम लिखते हैं O6। यानी कि इसका जो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वो हमने लिख दिए हैं। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम इसी को सिंपलेस्ट रेशो में, स्मॉलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर दें, तो स्मॉलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करने का तरीका हमेशा क्या होगा कि जो भी इनमें से सबसे छोटा नंबर है, देखिए यहाँ पे 6 है, 12 है, 6 है, तो सबसे छोटा तो फिलहाल 6 है, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 6। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1 को हम जनरली एक्सप्रेस नहीं करते, H2 and O। सो दिस फॉर्मूला represent the simplest ratio in which the atoms of different elements are present in the glucose। तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर होता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला द सिंपलेस्ट रेशियो होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट या डिटरमाइन करना है। तो अब इसको हम कैसे प्रोसीड करते हैं, वो हम देख लेंगे। देखिए, सबसे पहला पार्ट है हमारा कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करें।
तो देखिए एक चीज समझना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हमें सिर्फ जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका मास परसेंटेज चाहिए, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स का हमें मास चाहिए। यानी कि जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका अगर हमें मास परसेंटेज पता है या फिर सिंपली उनका मास भी पता है तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेब्यूलर मेथड। अब टेब्यूलर मेथड में हम सबसे पहले पहले कॉलम में आता है एलिमेंट्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर इसके बाद हम सिंपली जो इनका मास परसेंटेज है वही लिख देते हैं मास के फॉर्म में। तो हम इसको मास के फॉर्म में ही लिख देंगे। तो जो परसेंटेज है वो ऑलरेडी गिवन है, देख लीजिए। 40 पॉइंट कार्बन का दिया है 40.687, हाइड्रोजन का है 5.085 और ऑक्सीजन का है 54.228। इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। तो देखिए सब जानते हैं अगर हमें मास पता है तो मोल्स निकालने के लिए हम डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें 40.687 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का मोलर मास होता है 12। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है 3.91। उसी तरह से 5.085 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये तो सेम ही आ जाएगा 5.085। और जब हम 54 को 228 54.228 को डिवाइड करेंगे 16 से, क्योंकि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, सो इट विल कम आउट टू बी 3.39। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप। अब फाइनल स्टेप होता है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो सिंपलेस्ट रेशो के लिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी से डिवाइड करेंगे। आपको याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हम छोटे नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर फिलहाल हमारे पास है 3.39। तो इसी से हम सबको डिवाइड करेंगे। 3.91 डिवाइडेड बाय 3.39, ये निकल के आएगा 1.1। फिर उसके बाद 5.085 डिवाइडेड बाय 3.39, ये निकल के आता है 1.5। और 3.39 को जब हम उसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 1। तब देखिए जब सिंपलेस्ट रेशो में कोई नंबर अगर आपके पास आता है जो नियरली होल नंबर के पास है, जैसे 1.1 बहुत पास है 1 के, तो हम उसको होल नंबर ही ले लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे अब यहाँ पे 1.5 है तो 0.5 को हम ना ही 2 ले सकते हैं ना ही 1 ले सकते हैं, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे और 1 भी हमारे पास है। अब जब हमारे इस सिंपलेस्ट रेशो में कोई भी एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल में है, यानी 0.5 के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि जो हमें सिंपलेस्ट रेशो चाहिए वो होल नंबर सिंपलेस्ट रेशो चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है तो उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। तो ये जो आपको लास्ट में वैल्यूज मिली है सिंपलेस्ट रेशो की, ये रिप्रेजेंट करती है एम्पेरिकल फॉर्मूला को। कैसे हम लिख देंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, पहला एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का नंबर हमें मिला है 2, तो हम लिखेंगे C2। H का हमें मिला है 3 और फिर O अगेन 2। तो इसी को हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये तरीका होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। हमें इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कुछ स्टेप्स होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें मिला है इसमें एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हम सिंपली ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो हम जानते हैं कार्बन है, कार्बन का होता है 12 और ऐसे दो एटम्स है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर ऐड करेंगे, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू
3 हो जाएगा यहाँ, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो हम इस सबको ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा, देखिए 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 32, 27 प्लस 32, तो ये निकल के आएगा 59। ठीक है, 59 ग्राम अभी हम इसको मान लेते हैं। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एन फैक्टर, इन न्यूमेरिकल्स के लिए एक एन फैक्टर होता है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो देखिए मोलर मास आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, तो मोलर मास हमें 108 ग्राम पर मोल दिया है, और ये मोलर मास की वैल्यू देने का यही पर्पस था। तो 108 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारा आया 59। तो यहाँ पर भी जब आप एन की वैल्यू निकालेंगे तो या तो ये एग्जैक्टली होल नंबर आएगा या बहुत ही पास आएगा होल नंबर के, तो हमें होल नंबर ही लेना है। तो जैसे यहाँ पर तो एग्जैक्टली आ रहा है 2। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर आप कोई और न्यूमेरिकल करते हैं उसमें आता है 1.9, 1.89 या 2.1, तो ये हम जानते हैं कि ये सारी वैल्यूज 2 के बहुत पास है, तो हम क्या करेंगे, इनको राउंड ऑफ करके 2 ले लेंगे, यानी एन की वैल्यू भी एक होल नंबर होती है। ठीक है, और अब हमारा फाइनल स्टेप होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम इसी एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एन की वैल्यू हमें मिली है 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला है C2H3O2, जो मल्टीप्लाई करेंगे निकल के आएगा C4H6O4। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हम एक बार एक्सप्रेस कर देंगे आंसर को कि एम्पेरिकल फॉर्मूला है C2H3O2 एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6O4। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बेस्ड है हमारे एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पर, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा हमने चेंज किया है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली मास परसेंटेज गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको मास परसेंट निकालना पड़ेगा, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि हमने कंपाउंड का 2.746 ग्राम मास लिया, सैंपल लिया, और उसमें जब हमने एनालिसिस किया तो हमने देखा कि उसके अंदर 1.94 ग्राम तो सिल्वर है, 0.268 ग्राम सल्फर है, और 0.538 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, वो है Ag सिल्वर, सल्फर, और तीसरा है ऑक्सीजन। तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमें यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो डेफिनेटली इनका कुछ ना कुछ नंबर निकल कर आएगा, एक्स वाई जेड ऐसे अभी हम मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है मास परसेंटेज निकालना। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। देखिए किसी भी एलिमेंट के मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास कितना है, डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का क्या मास है, मास ऑफ कंपाउंड, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही हम अप्लाई करेंगे। तो परसेंटेज Ag हम पहले निकालेंगे सिल्वर, तो सिल्वर का मास है 1.94 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास है 2.746 इंटू 100, तो ये निकल कर आएगा 70.65%। उसी तरह से परसेंटेज सल्फर, इसका मास है 0.268 डिवाइडेड बाय अगेन द मास ऑफ कंपाउंड इज 2.746 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये निकल के आएगा 9.76%। तो अब हमारे पास दो एलिमेंट का परसेंटेज आ गया, तो सीधा हम तीसरे एलिमेंट के परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए 100 में से इनका सम माइनस कर देंगे।
70.65 प्लस 9.76। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 19.59%। तो अब क्योंकि हमें तीनों एलिमेंट्स का मास परसेंटेज मिल गया है, तो अब बाकी का जो आगे का स्टेप है या आगे का जो मेथड है वो इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मोलर मास आपको गिवन है। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बिकम द सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। और अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो यहाँ पर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये सेम आते हैं, और ये निकल के आते हैं Ag2SO4। ठीक है, तो ये जो आगे का स्टेप है ये आप खुद कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग और रेफरिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम स्टोइकियोमेट्री वाले टॉपिक से ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। हमें आयरन का मास कैलकुलेट करना है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। तो जब भी ये स्टोइकियोमेट्री पे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा एक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना जो रिएक्शन हो रही है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करिए कि रिएक्शन क्या हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आयरन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, यानी कि अभी फिलहाल हमारा जो आयरन है वो रिएक्टेंट है, प्लस वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। अब स्टीम क्या होता है, H2O ही होता है केमिकली, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है आयरन, उसके ऑक्साइड में Fe3O4 में, तो इट विल फॉर्म Fe3O4। लेकिन अगर आप देखोगे तो साइड प्रोडक्ट भी इसमें बनना चाहिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। अब अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 और यहाँ भी 4 होगा। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, ये हमारा पहला काम। अब बैलेंस इक्वेशन हमने क्यों लिखी है, क्योंकि आप बैलेंस इक्वेशन से इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है कि बैलेंस इक्वेशन में हर स्पीशीज का कितना मास इन्वॉल्व है वो हम लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आयरन के 3 मोल्स प्रेजेंट है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 56 को 3 से, यानी 56 मल्टीप्लाई बाय 3 ग्राम यहाँ पे आयरन रिएक्ट करता है। 4 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप देखोगे वाटर का यानी कि H2O का जो मोलर मास है वो होता है 18, तो 4 इंटू 18 ग्राम ऑफ स्टीम के साथ। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन से हमें क्या नजर आ रहा है कि हमेशा आयरन का 56 मल्टीप्लाई बाय 3 ग्राम रिएक्ट करता है स्टीम के 4 इंटू 18 ग्राम के साथ, और हमें ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें ना ही आयरन ऑक्साइड का मास गिवन है ना ही हमें उसे कैलकुलेट करना है, उसी तरह से हाइड्रोजन का भी ना मास ना कुछ अमाउंट गिवन है ना ही हमें उसे कैलकुलेट करना है। तो इसलिए अगर हम स्टोइकियोमेट्री में इनका अमाउंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हमें जिन दो स्पीशीज से काम है हम उन्हीं का मास लिख देंगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं, 56 मल्टीप्लाई बाय 3 ग्राम Fe इज कन्वर्टेड टू, हम क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहे हैं, कन्वर्टेड टू Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ, कितनी हम स्टीम ले रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 18 ग्राम ऑफ स्टीम। ठीक है, ये हमें बैलेंस इक्वेशन से मिल गया। इसके साथ अब हम कंपेयर करेंगे जो हमें कैलकुलेट करना है। देयरफॉर अब हमें आयरन का ही मास निकालना है, तो हम आयरन के नीचे लिख देंगे x ग्राम, क्योंकि हमें उसका मास नहीं पता। तो देयरफॉर x ग्राम आयरन विल बी, ये पूरा बाकी का सेम रहेगा, कन्वर्टेड टू Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ। अब यहाँ पर हम कितना स्टीम ले रहे हैं क्वेश्चन में, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम स्टीम से कितना आयरन कन्वर्ट होगा ये हमें निकालना है। तो फिर से हमने अभी ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि यूनिटरी मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लाई
4 इंटू 18 से, 4 इंटू 18 इक्वल टू, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 56 इंटू 3 से, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 18 से 18 यहाँ पे सबसे पहले कैंसिल हो रहा है, सो वी विल गेट x इक्वल टू, यहाँ पे 4 डिवाइड होगा आगे, 56 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम 4 और 56 को देखेंगे तो ये कैंसिल होगा 14 से, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 14 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 42 ग्राम। तो ये हमें फाइनल आंसर मिला है। तो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 42 ग्राम आयरन is converted to Fe3O4 by the action of 18 ग्राम स्टीम। क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत जरूरी होती है। तो ये था क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड है। हमें कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी ऑब्टेन्ड, यानी कि हमें अब वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। ऑब्टेन्ड एट एनटीपी, एनटीपी कंडीशन दी है। तो एनटीपी क्या होता है हमने अपने लास्ट वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सेकंड पार्ट वाले वीडियो में समझाया था, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझाया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बाय ट्रीटिंग 10 ग्राम ऑफ प्योर मार्बल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन लिखना। तो इसके लिए बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो रही है, यानी कि वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्ट कौन कर रहा है, ट्रीटिंग 10 ग्राम ऑफ प्योर मार्बल। जो मार्बल होता है ये कॉमन नेम है किसका, CaCO3 का, ठीक है। यानी हम 10 ग्राम CaCO3 ले रहे हैं और उसे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब रिएक्ट करवा रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम जानते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब डाइल्यूट HCl। अब आगे रिएक्शन क्या होगी वो आप जानते ही हैं, क्योंकि ये 10th क्लास की ही इक्वेशन है। कार्बोनेट को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट मिलता है, CaCl2 हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर हमेशा फॉर्म होगा यहाँ पे, और लास्ट में CO2 फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे। तो आप बैलेंस करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर हमें HCl के पहले 2 लगा देना है, तो अभी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें किससे कौन सी स्पीशीज से काम है, हमें अब यहाँ पर मार्बल का मास दिया है, यानी कि एक तो ये स्पीशीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है हमारे लिए। दूसरी स्पीशीज जो इंपॉर्टेंट है वो है CO2, यानी हम बाकियों का अगर मास कंसिडर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। तो CaCO3 और CO2 को ही हमें फोकस करना है। तो अब इस इक्वेशन से आपको स्टोइशियोमेट्री क्या नजर आ रही है कि CaCO3 का 1 मोल, अब 1 मोल का मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे ऐड करके तो ये आएगा 100 ग्राम, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। और CO2 का 1 मोल भी है यहाँ पर, तो इसका जो मास निकल के आएगा वो होगा 44 ग्राम। तो हमें क्या नजर आ रहा है कि 100 ग्राम CaCO3 जब रिएक्ट करता है या हम उसको ट्रीट करते हैं HCl के साथ, तो उससे हमें 44 ग्राम CO2 हमेशा मिलता है, और ये फिक्स है। तो फिर से हम इसी रिलेशन को यूज करके ये कैलकुलेट करेंगे कि 10 ग्राम CaCO3 के रिएक्ट करने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये भी हमारी यूनिटरी मेथड फिर से आ गई। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, x विल बी इक्वल टू व्हाट, 44 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर ये एक से एक कैंसिल हुआ, 44 डिवाइडेड बाय 10, तो ये निकल के आएगा 4.4 ग्राम। तो ये हमें मिल गया कि भाई CO2 जो है वो 4.4 ग्राम मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये तो मास है और हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम। तो इसी के लिए वो एनटीपी यूज होगा। अब कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कंसेप्ट है एट एनटीपी। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। रिलेशन क्या है, 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई 22.7 लीटर वॉल्यूम।
ये मोल्स और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। अब 1 मोल ऑफ अ गैस का मतलब हुआ यहाँ पर हमारे लिए गैस कौन है, 1 मोल ऑफ CO2 विल ऑक्यूपाई 22.7 लीटर वॉल्यूम। ठीक है। अब 1 मोल CO2 का मतलब है कि अगर मास के फॉर्म में देखेंगे तो मोलर मास के इक्वल होगी। 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास। तो मोलर मास कितना है यहाँ पर, हमारी CO2 गैस का मोलर मास होता है 44 ग्राम CO2। तो 1 मोल CO2 का मतलब हो 44 ग्राम CO2, वो ऑक्यूपाई करेगी 22.7 लीटर। तो अब हमें एक रिलेशन मिल गया कि अगर 44 ग्राम CO2 ऑक्यूपाई करती है 22.7 लीटर, तो फिर 4.4 ग्राम कितना करेगी, क्योंकि CO2 का मास जो निकल के आया है हमारे क्वेश्चन में वो 4.4 है। तो यहाँ पर फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब फिलहाल हम इसको y ग्राम ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने x इस क्वेश्चन में ले लिया है। तो y लीटर हम ले लेंगे, ग्राम की जगह, सॉरी, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, y विल बी इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई बाय 22.7 डिवाइडेड बाय 44। तो ये सीधा सीधा यहाँ पर 10 से चला जाएगा, ये 1 से चला जाएगा। 22.7 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आएगा 2.27 लीटर। इसी को अगर आप ml में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2270 ml। तो ये आपकी इच्छा है कि आप आंसर किस में लिखना चाहेंगे। फाइनली हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगी, देयरफॉर 2.27 लीटर CO2 is obtained at NTP। तो पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 6 क्वेश्चन में आपको फिर से स्टोइकोमेट्री पे बेस्ड है। अब क्या बोला है कि इन अ क्लोज्ड फ्लास्क 66.2 ग्राम लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट होगा PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को हमने थर्मली डिकम्पोज किया। तो जब हम डिकम्पोज करते हैं तो सिंपली ये एक रिएक्टेंट होता है और हम इसको हीट करते हैं। ठीक है। इनटू लेड ऑक्साइड, तो पहला बना लेड ऑक्साइड यानी PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, NO2 प्लस लास्ट में बनी ऑक्सीजन गैस, तो O2। ये ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ठीक है। तो पहले इसका काम है बैलेंस करना। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस फॉर्म में आएगी 2 टाइम्स PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स 2 टाइम्स PbO प्लस 4 टाइम्स NO2 एंड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है, देखिए मास हमें दिया है लेड नाइट्रेट का, यानी हमारे काम का यहाँ पर कौन है, लेड नाइट्रेट। ये एक स्पीशीज काम की है हमारे लिए। फिर दूसरा बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी हमें कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी सेकंड स्पीशीज जो हमारे काम की है वो ये है। तो हमें इन्हीं दोनों को देखना है। अब अगर मैं स्टोइकियोमेट्री लिखूं यहाँ पे, स्टोइकियोमेट्री क्या आएगी कि अगर आप लेड नाइट्रेट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो लेड नाइट्रेट का मोलर मास आएगा 331। इसका मोलर मास है 331। तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर हमारे हम देख सकते हैं 2 मोल्स इन्वॉल्व है। 2 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट इज इन्वॉल्व। सो टोटल मास विल बी 331 मल्टीप्लाई बाय 2। तो लेड नाइट्रेट का 331 इंटू 2 ग्राम रिएक्ट करता है और इससे हमें मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मास देखेंगे तो ये निकल के आएगा 46 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पर 4 मोल्स बन रहे हैं। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 331 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम लेड नाइट्रेट प्रोड्यूस 46 इंटू 4 ग्राम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमें बैलेंस इक्वेशन से पता चला। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, जो मास गिवन है लेड नाइट्रेट का उसको यूज करेंगे। देयरफॉर 66.2 ग्राम लेड नाइट्रेट विल प्रोड्यूस, अब हमें नहीं पता तो हम क्या मानेंगे, x ग्राम NO2। तो इससे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मास निकाल लेंगे, कितना आएगा
अभी हमने सॉल्व किया था, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 331 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी ये आएगा 66.2 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 331 इंटू 2। तो यहाँ पे जो चीजें कैंसिल हो सकती है पहले वो हम करेंगे। यहाँ पर 2 जाता है 1 जा, और ये जाएगा 2 जा। ठीक है, अब देख सकते हैं आप कि अगर हम चाहें तो 66.2 को 662 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 46 और मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि हमने डेसिमल को एक राइट में शिफ्ट किया है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 331। तो सीधा सीधा ये 1 जा और ये 2 जा कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास जो आ रहा है निकल के, वह है 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा 1.7। 1.84 ग्राम। तो इसका मतलब है हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मास फॉर्म हो रहा है वो है 1.84 ग्राम। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने लास्ट वाली क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें निकालना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स विथ एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास मास है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से। ये भी एक फॉर्मूला होता है। मास कितना है हमारे पास, 1.84, और NO2 का मोलर मास कितना था, 46। तो अब डिवाइड करेंगे, ये निकल के आएगा 0.4। तो यानी कि NO2 के जो मोल्स हमें मिले हैं वो है 0.4 मोल। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसका आंसर निकालेंगे ये निकल के आएगा 2.4088 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लोजिंग स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2.4088 इंटू 10⁻23 molecules of nitrogen dioxide NO2 will be present। प्रोड्यूस और प्रेजेंट हम लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो है ये स्टोइक्योमेट्री का सेकंड केस है। स्टोइक्योमेट्री का सेकंड केस क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम दो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं ए और बी, लेकिन जो हमने उनका मास या रेशो या अमाउंट रिएक्शन के लिए मिक्स किया है वो अगर उनके नॉन स्टोइक्योमेट्रिक रेशो में है, यानी कि स्टोइक्योमेट्रिक रेशो में नहीं है, तो ऐसे में एक इसमें से रिएक्टेंट बन जाता है जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरा रिएक्टेंट अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। ये मैंने एक ओवरऑल आइडिया दिया है, और इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, वो हमारी स्टोइक्योमेट्री की जो थ्योरी क्लास है उसमें आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अब इन क्वेश्चंस में जो दो रिएक्टेंट्स की हम बात करेंगे उसमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जिसका मास रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होगा, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरे का मास रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा होगा, उसको हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। तो इससे रिलेटेड एक दो बातें हम पहले समझ लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा रिएक्टेंट
which is present in less amount देन रिक्वायर्ड, यानी जितनी रिएक्शन के लिए जरूरत है उससे ये रिएक्टेंट कम प्रेजेंट होगा, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरा जो रिएजेंट होगा डेफिनेटली वो अपने आप ही ज्यादा होगा, अगर एक कम है तो दूसरा ज्यादा होगा, उसको हम कहेंगे विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, इसे हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस मतलब ज्यादा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें जो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो ये है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का अमाउंट होगा ऐसे क्वेश्चंस में वो सिंपली डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट पे, यानी जो लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट है उससे ही हम प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये हमको दो बातें याद रखनी है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मिक्स्ड विद, हाइड्रोजन गैस एक रिएक्टेंट है, मिक्स्ड विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर भी हमें सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन जो है स्टोइक्योमेट्री का ही सेकंड केस है, तो इसमें भी हमें सेम स्टेप्स फॉलो करनी है। बैलेंस इक्वेशन, तो इक्वेशन में हाइड्रोजन एक गैस हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन गैस हम ले रहे हैं, तो सिंपली वी आर कॉम्बाइनिंग देम टू फॉर्म H2O। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। फिर बैलेंस इक्वेशन से आप इसकी स्टोइक्योमेट्री देखोगे, ये भी हमारा सेकंड स्टेप कॉमन है। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका 4 ग्राम इन्वॉल्व है, 2 × 2 है ना, और ऑक्सीजन का 32 ग्राम इन्वॉल्व है, जिसके रिएक्ट करने से वाटर का 36 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि 2 × 18। ठीक है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। तो ये हमारी स्टोइक्योमेट्री है। अब यहाँ पर हमें स्टेप 3 जो है बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ये स्टेप 2 हो गया हमारा, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 3 क्या होता है? इन क्वेश्चंस में हमेशा हमें लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना होता है। देखिए डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है वो हमें पहचानना है। और फिर उसके बेसिस पे हमें वाटर का मास जो प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालना है, यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारी ये बात उसमें काम आएगी। ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ, रिएक्ट विथ कितने ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रही है, 32 ग्राम ऑक्सीजन। ये तो हमें स्टोइक्योमेट्री से ही पता चला, वही हमने सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि जो हाइड्रोजन का मास हमने क्वेश्चन में लिया है 3 ग्राम, उसको हमें इसके साथ कंपेयर करना है कि 3 ग्राम H2 विल रिएक्ट विथ, विल रिएक्ट विथ, अब हमें नहीं पता तो हम इसको क्या करेंगे, X ग्राम ऑक्सीजन ले लेंगे। तो हमारा काम क्या है कि स्टोइक्योमेट्रिक कंडीशन को कंपेयर करते हुए 3 ग्राम जो हमने मास लिया है क्वेश्चन में उसके साथ ऑक्सीजन का कितना मास रिएक्ट करेगा, यानी कि रिक्वायर्ड होगा, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तरीका हमारा वही है, यूनिटरी मेथड है। तो एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, 3 × 32 / 4। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये निकल के आएगा 4 × 1 = 4 × 8 = 24 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करवानी है तो उसके लिए हमारा जो ऑक्सीजन का मास रिक्वायर्ड होगा वो है 24 ग्राम। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट। तो रिक्वायर्ड अमाउंट जो है हाइड्रोजन का अगर 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, 24। और क्वेश्चन में हमने अमाउंट लिया कितना है, तो हाइड्रोजन का तो हमने सेम अमाउंट लिया है, लेकिन ऑक्सीजन का हमने जो अमाउंट लिया है क्वेश्चन में अगर आप देखोगे वो है 29 ग्राम। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में हमने ऑक्सीजन का कितना मास लिया है, 29। तो आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हमने ली है। ऑक्सीजन जो है
वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हमने रिएक्शन के लिए ली है। तो ऐसे में हम क्या लिख सकते हैं, O2 इज एक्सेस रिएजेंट, यही बताया था आपको। जो रिएक्टेंट अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हो उसको एक्सेस कहेंगे। तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है H2, वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि दो में से अगर एक एक्सेस है तो दूसरा लिमिटिंग रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन यहाँ पर जितना हमें चाहिए था उससे कम लिया है हमने। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, मास ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ प्रोडक्ट कितना बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करता है लिमिटिंग रीजन पे। तो हम ऊपर देखेंगे स्टोइक्योमेट्री में क्या देख रहे हैं हम, कि हाइड्रोजन के 4 ग्राम से वाटर का 36 ग्राम प्रोड्यूस होता है, हमें ये देखना है। तो इसको भी हम सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे, 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर। अब हमने हाइड्रोजन का मास लिया कितना है रिएक्शन के लिए, 3 ग्राम। तो हम ये निकाल लेंगे कि देयर फॉर 3 ग्राम हाइड्रोजन से वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, विल प्रोड्यूस। हमने एक्स एक बार ऑलरेडी लिया है इस क्वेश्चन में, तो हम इसको लिख देंगे वाई ग्राम H2O। तो फिर से वही तरीका है कैलकुलेट करने का, कि y विल बी इक्वल टू 3 × 36 / 4। तो आप कैलकुलेट करेंगे, 4 × 1 = 4, 9 × 9 × 3 आ जाएगा 27 ग्राम। तो 27 ग्राम वाटर इसमें फॉर्म होगा। तो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रीजन, ये उसने पूछा था। और सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, 27 ग्राम वाटर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें भी हमें लिमिटिंग रीजन के बारे में ही पूछा है। तो इसमें भी हम सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो एज इट इज हम लिख लेंगे नीचे बैलेंस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 2 × C + O2 गिव 2CO। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम साथ के साथ इसमें स्टोइक्योमेट्री लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टोइक्योमेट्री में हमें क्या दिख रहा है कि 2 × 12 यानी कि 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और हमें मिलता है 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारी स्टोइक्योमेट्री होगी। तो अब हमें कार्बन का कितना मास गिवन है क्वेश्चन में, 36 ग्राम जो हमने लिया है। तो हम इसी के साथ कंपेयर करेंगे कि अगर 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 32 के साथ, तो 36 ग्राम विल रिएक्ट विथ x ग्राम। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x मल्टीप्लाई बाय, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू 36 × 32 / 24। तो ये निकल के आएगा 2 ज़ा 3 ज़ा 16 × 3, ये आ जाएगा 48 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है इसका, कि अगर हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट की हम बात करें, रिक्वायर्ड अमाउंट, तो रिक्वायर्ड अमाउंट में अगर कार्बन का अमाउंट हम ले रहे हैं 36, तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा इस रिएक्शन में, 48। अब कार्बन को हमने तो 36 ही लिया है क्वेश्चन में, तो हम इसको नहीं देखेंगे कंपेयर करने के लिए, हम किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमने ऑक्सीजन का अमाउंट कितना लिया है, 96। तो फिर से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है ना, ज्यादा है, तो ये क्या हो जानी चाहिए, एक्सेस रिएजेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पर कार्बन कम है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हम नीचे लिख देंगे, हियर कार्बन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएजेंट। तो ये हमने पहला पार्ट सीख लिया है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कैसे निकालते हैं। फिर सेकंड पार्ट क्या है, इसमें दोबारा से हमें प्रोडक्ट का मास निकालना है। तो प्रोडक्ट के मास के लिए देखिए, जो लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा, हम उस पर फोकस करेंगे। 24 ग्राम रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनता है 56 ग्राम। तो ये हम लिखेंगे 24 ग्राम
कार्बन प्रोड्यूसेस 56 ग्राम CO। तो उस हिसाब से हमने कार्बन का मास लिया कितना है 36। तो 36 ग्राम कार्बन से कितना CO बनेगा वो हम निकालेंगे, तो हम इसको Y ग्राम मान लेते हैं। तो एक कैलकुलेट के हो क्या आएगा, Y इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 24। तो ये जाएगा 2, ये जाएगा 3 से, तो ये आएगा 28 इंटू 3, दैट इज 84 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में हमें 84 ग्राम CO मिलेगा। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब इसमें एक और पार्ट दिया है, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस रिएजेंट है। हमने उसका टोटल मास कितना लिया है रिएक्शन के लिए 96 ग्राम, और उसमें से रिएक्ट कितना कर रहा है 48 ग्राम, क्योंकि हमने देखा 48 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। तो लास्ट में आपको इसका मास निकालना होता है, तो हम सिंपली माइनस कर सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें निकालना है मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट। अब एक्सेस रिएजेंट कौन है हमारे इस क्वेश्चन में, O2। तो हम इसमें सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास ऑफ O2 लेफ्ट जो बचा है उसे हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ O2 टेकन, यानी कि जो हमने टोटल मास लिया है रिएक्शन के लिए, माइनस मास ऑफ O2 जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेड। ठीक है ना, टोटल मास में से रिएक्टेड मास माइनस कर दीजिए, आपको जो अमाउंट बचा है वो आ जाएगा। टोटल मास हमने कितना लिया है क्वेश्चन में दिख रहा है 96 ग्राम, और उसमें से रिएक्ट कितना कर गया 48 ग्राम। ये हमें यहाँ से मिल गया जब हमने लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट किया, उसके लिए हमने ऑक्सीजन का मास कितना रिक्वायर्ड होगा, ये जो रिक्वायर्ड अमाउंट है ये वही अमाउंट है जो रिएक्ट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपली हम माइनस कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा 48 ग्राम, यानी ऑक्सीजन का 48 ग्राम अभी भी बच जाएगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट में हम तीनों स्टेटमेंट लिख देंगे। फर्स्ट क्या है कि सी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और O2 जो है वो एक्सेस रिएजेंट। उसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट क्या आएगी कि जो CO का मास फॉर्म हो रहा है वो आ रहा है 84 ग्राम। और थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या आएगी कि मास ऑफ O2 जो बच गया है लेफ्ट, ये है 48 ग्राम। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चंस बेस्ड है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल पे। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि हम इसमें एक रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, और रिएक्शन के लिए जो हम रिएक्टेंट का सैंपल लेते हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट का सैंपल होता है इम्प्योर, यानी कि उसमें जो हमारा मेन रिएक्टेंट है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, तो हमने रिएक्शन करी और उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आपको प्रोडक्ट्स के अमाउंट के बेसिस पर ये कैलकुलेट करना है कि ये जो सैंपल है यहाँ पे हमारा इम्प्योर सैंपल, उसमें कितनी जो प्योरिटी है, यानी कि जो हमारा मेन कंपाउंड है वो उसका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज प्योरिटी, यानी कि परसेंटेज ऑफ मेन रिएक्टेंट इन द सैंपल। सैंपल में मेन रिएक्टेंट का जो परसेंटेज है वो हमें निकालना होता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू मास ऑफ प्योर कंपाउंड, जो प्योर कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं जिसका वो सैंपल है उसका मास कितना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर कंपाउंड, यानी इम्प्योर सैंपल जो हमने टोटल मास लिया है वो कितना है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो देखिए इन क्वेश्चंस में भी जो हमारा पहला स्टेप है वो यही होता है कि जो रिएक्शन हो रही है उसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है आप देख सकते हैं,
कि 1.5 ग्राम हमने इम्प्योर सैंपल लिया किसका, सोडियम सल्फेट, यानी हमारा रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। तो इनकी रिएक्शन से बन रहा है BaSO4, जो आपने पढ़ा है क्लास 10 में कि एक प्रेसिपिटेट है तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है व्हाइट कलर का, और लास्ट में इसके अलावा मिलेगा हमें NaCl। ये अभी फिलहाल के लिए साइड प्रोडक्ट है। तो हमें किससे काम है, एक तो Na2SO4 क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है, इसका सैंपल है, और BaSO4 क्योंकि उसका अमाउंट आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं आप 2.33 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर से नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि पहले इसकी स्टोइक्योमेट्री लिखी जाए, यानी कि जो स्टैंडर्ड अमाउंट है वो क्या है वो लिखें। तो Na2SO4 का यहाँ पे 1 मोल दिख रहा है, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 प्लस 4 × 16। तो ये आप पूरा सब सॉल्व करोगे तो आएगा 46 प्लस 96, यानी कि 142 ग्राम। तो 142 ग्राम Na2SO4 रिएक्ट करता है, तो उससे हमें BaSO4 कितना मिलता है, यानी कि इसका 1 मोल। 1 मोल का मोलर मास आप जब निकालेंगे तो ये आएगा 233 ग्राम। कहने का मतलब क्या है कि अगर BaSO4 का 233 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्चुअल में Na2SO4 कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना प्रेजेंट है, 142 ग्राम। अब इसको हम फिर से हमारे क्वेश्चन से कंपेयर कर लेंगे कि अगर 142 ग्राम Na2SO4 रिएक्ट करके 233 ग्राम BaSO4 बनता है, तो हमारे क्वेश्चन में हमें BaSO4 का कितना अमाउंट दिया है जो बन रहा है, 2.33 ग्राम BaSO4 के लिए कितना Na2SO4 रिएक्ट करेगा या प्रेजेंट होगा, तो उसको हम x मान लेंगे। फिर से हमारा तरीका कि अगर हमको x निकालना है तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 2.33 मल्टीप्लाई बाय 142 डिवाइडेड बाय 233। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 1 आएगा और यहाँ पर आएगा 100। तो 142 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 1.42 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है कि 1.42 ग्राम Na2SO4 रिक्वायर्ड है, यानी कि रिएक्ट कर रहा है, और उससे हमें बेरियम सल्फेट मिल रहा है। तो इससे क्या मतलब है, इससे बहुत एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन निकल के आता है कि जो टोटल सैंपल का मास है जो हमने लिया था सोडियम सल्फेट का, वो था 1.5 ग्राम। ठीक है ना, ये टोटल हमने उसका सैंपल लिया था 1.5 ग्राम सैंपल ऑफ Na2SO4 कंटेन, उसके अंदर कितना Na2SO4 है जो रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन तो इतने की हुई है। इसका मतलब 1.5 ग्राम जो सैंपल हमने टोटल लिया है उसमें सिर्फ जो हमारा मेन कंपाउंड है Na2SO4 वो 1.42 ग्राम प्रेजेंट है, और जो बचा हुआ मास है 0.08 ग्राम वो इम्प्योरिटीज है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। कंटेन 1.42 ग्राम Na2SO4। तो अब हमारे पास पूरे सैंपल का भी मास है और जो हमारा मेन कंपाउंड है उसका भी मास है, तो हम सीधा परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। जो इम्प्योर सैंपल लिया गया है उस पूरे का जो मास है वो हम लेते हैं। तो मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना निकल गया है, 1.42 डिवाइडेड बाय टोटल मास जो सैंपल का था 1.5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 94.66%। तो यही आपको कैलकुलेट करना होता है कि इतनी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी उस कंपाउंड में है, और अगर आप 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा इम्प्योरिटीज का, जो इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है। तो हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी हमारे परसेंटेज प्योरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको आइडिया लगी गया है कैसे सॉल्व करना है, तो हम थोड़ा सा इसको फास्ट परफॉर्म करेंगे।
पहला काम है बैलेंस इक्वेशन। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यह हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं और उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, 2 टाइम्स NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब आप हीट करो, डिकम्पोज होके ये मिलेगा Na2CO3 प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा प्लस CO2। तो अभी हमें सिर्फ किससे काम है, एक तो CO2 से, क्योंकि CO2 का ही अमाउंट गिवन है, और सोडियम बाइकार्बोनेट से, क्योंकि उसी सैंपल की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए यहाँ पे सैंपल है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फटाफट स्टोइकियोमेट्री देख लेंगे। तो ये आएगा, देखिए, जो सोडियम बाइकार्बोनेट का मास यूज हो रहा है वो है 2 टाइम्स, और अगर आप इसका मोलर मास देखेंगे ये आएगा 84 ग्राम। तो 2 × 84 ग्राम रिएक्ट करता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है। 1 मोल का मास हमें पता ही है 44 ग्राम। यानी अगर 44 ग्राम CO2 बन रही है तो उसके लिए मास कितना यूज हो रहा है, 2 × 84। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में कि आपको 224 ml मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन में कि आपको डायरेक्टली मास गिवन नहीं है, आपको CO2 का वॉल्यूम गिवन है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करेंगे और फिर हमारा जो नॉर्मल तरीका है उससे सॉल्व करेंगे। तो इसका फिर से आप एसटी वाली कंडीशन पे, एसटीपी कंडीशन पे जो रिलेशन था वो हम निकालेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, एट एसटीपी, किसी भी गैस का जो 1 मोल अमाउंट है, 1 मोल ऑफ गैस, तो गैस की जगह हम ले लेंगे CO2। ये कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। ठीक है। तो उस हिसाब से अभी फिलहाल हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 224 ml। लेकिन अब जैसे यहाँ पे लीटर है, यहाँ ml है, तो हम इसको चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, 22400 ml। तभी ये मैच करेगा। और हम इससे अब x मोल्स निकाल लेंगे CO2 के। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आएगा x इक्वल टू 224 डिवाइडेड बाय 22400। तो ये जब निकल 0.01, तो हमारे पास इसका मतलब जो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो है 0.01 मोल। अब इस मोल को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। तरीका होता है मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.01 और मोलर मास CO2 का होता है 44। यानी यहाँ पर जो रिएक्शन से CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो है 0.44 ग्राम। 0.44 ग्राम CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। तो अब हम वही रिलेशन जो ऊपर वाला हमारा कंटिन्यू था कि 2 × 84 ग्राम NaHCO3 रिक्वायर्ड है 44 ग्राम CO2 के लिए, 44 ग्राम CO2 के लिए। देयरफॉर हमें नहीं पता कि कितना सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो हम लिख देंगे y ग्राम NaHCO3 विल रिएक्ट विथ, हमें ये पता है कि यहाँ पर CO2 का जो मास प्रोड्यूस हो रहा है वो है 0.44 ग्राम CO2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू निकल के आएगी, y इज इक्वल टू 0.44 मल्टीप्लाई बाय 2 × 84 डिवाइडेड बाय 44। तो अब यहाँ पर अब देखोगे तो यहाँ पर ये 44 को हम 0.44 को हम 44 लिख देते हैं, 2 × 84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², डिवाइडेड बाय 44। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये निकल के आया 2 × 84। 2 × 84 कितना होगा, 168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो ये निकल के आएगा 1.68 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि जो NaHCO3 का मास यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है वो है 1.68 ग्राम। ठीक है। लेकिन जो हमने टोटल सैंपल लिया है वो है 2.5 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज प्योरिटी निकल के आएगी वो होगी मास ऑफ प्योर कंपाउंड। तो सैंपल में प्योर कंपाउंड का मास कितना है जो रिएक्ट कर रहा है, यानी कि 1.68, डिवाइडेड बाय जो टोटल मास हमने सैंपल का लिया है वो है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ये निकल के आएगा 67.2
परसेंट, यानी कि जो सैंपल हमने लिया है इसकी जो प्योरिटी है वो है 67.2, और जो बाकी की ऑलमोस्ट 32 समथिंग परसेंटेज आएगा वो इम्प्योरिटीज है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इन क्वेश्चंस की आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली भी आपके एग्जाम्स के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए एंड बी सेफ।